नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस में आए एक आर्टिकल के बारे में, जिसमें कि भारत में जनसंख्या परिवर्तन किस तरह से हो रहा है उस पर चर्चा की गई है। बेसिकली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विभिन्न आंकड़ों के अनुसार भारत में जनसंख्या दर घट रही है। हालांकि यूएन की पॉपुलेशन डिवीज़न की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.7 बिलियन हो जाएगी 2065 में, और उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन लैंसेट और NFHS 5 के हिसाब से भारत की जनसंख्या उससे पहले यानी कि 2065 से काफ़ी पहले अपने स्टेबिलिटी के स्तर पे आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। ये है वो आर्टिकल, द डेमोग्राफिक विंडो। इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और भारत को आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का हमने एक एनालिसिस बना लिया है। तो पहले आपको ये बता दें कि ये जो टॉपिक है पॉपुलेशन से रिलेटेड, ये आपके मेंस के UPPCS मेंस के फर्स्ट पेपर में आता है। और ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर में पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़, ये आपका टॉपिक है, उससे रिलेटेड है और ये प्रश्न पूछने की काफ़ी संभावना है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम इसके बारे में जानेंगे। ये एक ब्रीफ एनालिसिस है इस पूरे आर्टिकल का, जो कि मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो और फैक्चुअल जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसमें मैंने प्रोवाइड की है और आप देख सकते हैं। अब इसको हम शुरू करते हैं। ये आर्टिकल है आज 4 अप्रैल 2024 का, इंडियन एक्सप्रेस में आया है, द डेमोग्राफिक विंडो नाम से। इसमें पहले बताया गया है कि यूएन पॉपुलेशन डिवीज़न की रिपोर्ट के हिसाब से भारत की जनसंख्या 1.7 बिलियन हो जाएगी 2065 तक। उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि उसके बाद आप कह सकते हैं कि भारत TFR के प्रतिस्थापन दर, यानी कि जो कि रिप्लेसमेंट रेट होता है किसी भी पॉपुलेशन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, वो मिलेगा 2065 तक। यूएन पॉपुलेशन डिवीज़न की रिपोर्ट कहती है। लैंसेट इसके विपरीत ये बताता है कि भारत की TFR 1.29 यानी कि रिप्लेसमेंट रेट से काफ़ी नीचे हो जाएगी 2050 तक ही। वहीं हमारे देश के यानी कि भारत के सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, 2021 से 25 तक TFR 1.94 के स्तर पे आ जाएगा और 2021 से 2035 तक ये 1.73 के स्तर पे आ जाएगा। आपको ये बताते हुए चलें दोस्तों कि हमारा TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है वो प्रतिस्थापन दर यानी कि रिप्लेसमेंट रेट कब बोला जाता है उसको, जब वो 2.1 हो जाता है। जब हमारा TFR 2.1 हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी जनसंख्या यहाँ से बढ़ेगी नहीं बल्कि स्थिर रहेगी। इससे नीचे जाने का मतलब है कि जनसंख्या में अब धीरे धीरे गिरावट होगी। तो आप देख सकते हैं कि लैंसेट के रिपोर्ट के अनुसार TFR हमारा रिप्लेसमेंट रेट से काफ़ी नीचे हो जाएगा 2050 तक, और हमारे सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी ये TFR रिप्लेसमेंट रेट से नीचे हो जाएगा 2021 से लेकर 2035 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। लैंसेट और NFHS 5 के सर्वे 2065 से पहले भारतीय जनसंख्या को स्थिर होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये हमने पहले भी बता दिया आपको। अब इसके पीछे कारण क्या है, कारणों को जानेंगे। कारण तो पहला तो ये है कि आर्थिक विकास की उच्च दर से क्या हुआ है कि आर्थिक विकास की उच्च दर पहला कारण है। इसका मतलब है कि जब लोग शिक्षित होंगे, ज़्यादा उनके पास पैसा आएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की तरफ ना जाके वो कोशिश करेंगे कि कम बच्चे हों जिनकी अच्छी परवरिश हो सके। ठीक है, तो नॉलेज और इनकम के बढ़ने से शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट आई। ठीक है, अब जब हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है महिला शिक्षा और रोजगार में भी वृद्धि होगी, जो कि अब देखने को मिल रहा है कि विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। ये मतलब अब बढ़ने की स्थिति में आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बेहतर आवास और बुजुर्गों के लिए बेहतर वृद्धावस्था सुरक्षा के कारण भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा TFR गिरा है। ठीक है, यानी कि अगर आपको असुरक्षा नहीं होगी कि आप बूढ़े होंगे और आपको ज़्यादा समस्याएं होंगी, इस असुरक्षा के कारण भी बहुत सारे लोग पहले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश करते थे ताकि उनको जब बूढ़े हों तो इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसको आप समझ ही रहे हैं। इसके बाद हम आएंगे अगले पॉइंट पे, जो कि कहता है कि प्रभाव क्या हुए जब हमारी TFR घटी है, जब हमारी जनसंख्या संक्रमण के दौर से गुजर रही है, जबकि धीरे धीरे अब माना जा रहा है कि गिरावट के स्तर पे आएगी। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा वृद्धि दर है, लेकिन उसके बाद प्रभाव क्या होंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रभाव में
निर्भरता दर में कमी होगी, सबसे बड़ा प्रभाव होगा, यानी कि जब बच्चे कम होंगे तो निर्भर रहने वाली जनसंख्या में भी कमी होगी, ठीक है। लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष ये भी है कि वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि होगी, और ये जो कि 13.8% था 2011 में वृद्ध जनसंख्या, ओल्ड एज जो पॉपुलेशन थी उसकी जनसंख्या में प्रतिशतता थी 2011 में 13.8, जो 23% हो जाएगी बढ़ के 2036 में। तो ये आंकड़े आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, और ये आपको अंकदायी भी हो सकते हैं, अच्छे आंकड़े रखना अपने उत्तर में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। जनसंख्या संक्रमण में भिन्नता, चूंकि एक चीज़ और है इसमें, सभी राज्यों में गिरावट समान नहीं, पहली बात तो बता दें। प्रभाव के स्तर को बताने से पहले ये बताना जरूरी है कि सभी राज्यों में गिरावट जो है वो समान नहीं है। यूपी बिहार जैसे बड़े राज्य अभी प्रतिस्थापन दर से काफ़ी पीछे हैं, काफ़ी ऊपर हैं, और इनको करीब 1 दशक लग सकता है प्रतिस्थापन दर पर पहुँचने में। वहीं बात करें जिलों की स्थिति राज्यों से ज़्यादा बदतर है जनसंख्या के संक्रमण की स्थिति में। आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि ओडिशा जो कि प्रतिस्थापन दर को प्राप्त करेगा 2036 में, वहीं इसी राज्य के जिले कंधमाल, नबरंगपुर और रायगढ़ 2036 तक प्रतिस्थापन दर पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। और ये मॉडल लिया गया है इस आर्टिकल में NFHS 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। श्रम उत्पादकता में वृद्धि होगी, प्रभाव के तौर पे आप देख सकते हैं, अगर आपकी जनसंख्या घटती है, जनसंख्या की दर घटती है, तो श्रम उत्पादकता में वृद्धि होगी, और वो कैसे होगी, वो 3 इसमें पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि प्रति व्यक्ति पूंजी संसाधन में वृद्धि होगी। पूंजी संसाधन में वृद्धि होगी क्योंकि कम जनसंख्या होगी तो ज़्यादा पूंजी कम लोगों पर लगेगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कम बच्चे, यानी कि TFR जब आपका कम होगा तो आप कम बच्चों पर शिक्षा और कौशल विकास के लिए अधिक संसाधन उन पर निवेश कर पाएंगे। तीसरी बात यह प्रभाव में होगा कि जब होगा कि हम जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात अक्सर करते हैं, यानी कि एक सीमित समय तक हमारी जनसंख्या, वर्किंग एज जो हमारी है, वो वृद्धि होगी उसमें। इससे क्या होगा कि इन सब के कंपोजिट एक रिजल्ट का, इनका कंपोजिट एक रिजल्ट होगा कि हमारा हमारी श्रम उत्पादकता में वृद्धि होगी, ठीक है। आगे हम आपको बताते हैं कि कम TFR अगर होगा तो उसमें एक आर्टिकल में आगे बात लिखी गई है कि कम TFR अगर होगा तो बच्चों की स्कूल में एनरोलमेंट भी कम होगी। जब बच्चे कम होंगे तो उनके लिए अधिक संसाधन मुहैया होंगे, और उन्हीं अधिक संसाधनों से बच्चों की शिक्षा बेहतर होगी, ठीक है। शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, उनका कौशल विकास हो सकेगा, ठीक है, उच्च शिक्षा वो ले सकेंगे। इसका उदाहरण आप केरल को देख सकते हैं कि केरल में अभी क्या है कि TFR काफ़ी कम हो गया है, उससे वहाँ पे बच्चे जो हैं, जो पढ़ने की जो पॉपुलेशन है बच्चों की, वो काफ़ी कम है, और स्कूल वहाँ पे अच्छे हैं, और स्कूलों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार है। और आप इसके कई आंकड़े आपको पता है और आप देख सकते हैं। माध्यमिक व उच्च शिक्षा की ड्रॉप आउट समस्या है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई, और कहा गया कि इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए, और इस समस्या पर ध्यान देने के लिए टेक्निकल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ हमको ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा और उसमें निवेश करना पड़ेगा। और इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन देने से जो हमारी वर्किंग एज कैपिटल होगी, ह्यूमन कैपिटल होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पा सकेगी, ठीक है। तो ये एक जनसंख्या का अच्छा एक दृष्टिकोण हो सकता है, ठीक है। यानी कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के ज़्यादा करीब होंगे अगर हम प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादा देंगे अपने युवाओं को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस आर्टिकल में इतना बताने के बाद कुछ सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों को आप अपने उत्तर में भी रख सकते हैं, और ये आपको पहले समझना होगा कि ये है क्या, ठीक है। उत्तर में आप इसे रख सकते हैं क्योंकि एकदम स्पष्ट और बढ़िया से लिखा गया है। हमने इस पर काफ़ी टाइम लगा के इस पर कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे पॉइंट्स आ सके जिसको कि आप इंक्लूड कर सके अपने आंसर में, ठीक है। तो सुझाव के बिंदु में आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि महिलाओं को शिशु देखभाल के कार्य में लगने वाले समय से कम प्रभावित होना पड़े। आपको पता है कि हमारी महिलाएं जब शादी के बाद हमारी महिलाएं बच्चों पर अपना अधिक ध्यान देती हैं, और कई बार आप देखते हैं कि इसीलिए वो जॉब नहीं कर पाती हैं, इसीलिए वो पेशा कोई अपना नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल रही है आमतौर पे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि पुरुष जो है वो आय अर्जित करता है और महिला घरेलू कामों में रहती है। और आप ये भी जानते हैं कि महिला केयर इकॉनमी में होते हुए
उसको किसी तरह की आय नहीं मिल पाती है, ठीक है। और इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उनकी रोजगार परकता जो है, रोजगार परता, वो उसमें गिरावट आती है, यानी कि वो हमारे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग एज ग्रुप में शामिल नहीं हो पाती हैं, ठीक है। शामिल होते हुए भी वो अपना योगदान नहीं दे पाती। तो इसका एक अच्छा उदाहरण है कि मनरेगा, आप देख सकते हैं कि मनरेगा में महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी है। ज़्यादा भागीदारी होने से वहाँ पे उनके एक तो श्रम उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, दूसरी वो इनकम का एक अच्छा सोर्स अपना बना पा रही हैं। तो इससे पूरे देश को फायदा ही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि SC ST और अल्पसंख्यकों का कौशल उन्नयन करें। आप देख सकते हैं कि जितने पिछड़े समाज के लोग हैं, ठीक है, उनका कौशल उन्नयन नहीं हो पा रहे, वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं आमतौर पे। इसलिए क्या होता है कि वो रोजगार की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, और इस तरह से पूरे देश के स्तर पर देखें तो ये देश का नुकसान ही होता है, ठीक है। क्योंकि आप आर्थिक विकास आप जब करना चाहते हैं तो उसमें समावेशन होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, और ये हमारे टॉपिक भी है, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट जो है अच्छा है, ठीक है। तो आप इसको अपने उत्तर में भी शामिल कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सुझाव दिया गया है और ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ को ये इन्हांस करेगा। और दूसरी बात यह है कि इस आर्टिकल में कहा गया है कि नॉर्थ साउथ में जो लेबर मार्केट है, ठीक है, उसमें संतुलन है। संतुलन इस प्रकार है कि उत्तर के जो राज्य हैं, मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पे लेबर काफ़ी ज़्यादा है, और ये लोग माइग्रेट करके जाते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में, और वहाँ पे श्रम की उपलब्धता कराते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये श्रम बाजार बैलेंस हो जाता है, ठीक है। लेकिन बैलेंस तो होता है, लेकिन यहाँ पे इन श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार होता है, और इनको वेतन भत्तों में भी इनके साथ एक तरह से भेदभाव किया जाता है। तो ये सुझाव दिया गया है कि प्रवासी मजदूरों की एक तो पहले सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। आप देखते रहते हैं कि आए दिन प्रवासी मजदूरों के साथ हिंसक घटनाएं होती हैं, ठीक है। उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इस आधार पे कि वो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि उनको भुगतान संबंधी भी भेदभाव किया जाता है। वहाँ के राज्यों के जो लेबर से उनको ज़्यादा वेतन दिया जाता है, और कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि वेतन संबंधी भी भेदभाव किया जाता है। और तीसरी बात यह कि सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी उनका बहुत ही कम होता है, ठीक है। और उस पर ध्यान अभी तक मतलब सरकारें उतना नहीं दे रही, ठीक है। लेकिन कुछ राज्यों ने अभी कदम भी उठाए हैं, लेकिन और भी उठाना बाकी है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इन तीनों मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए। प्रवासियों की एक तो पहले सेफ्टी जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भुगतान संबंधी भेदभाव ना हो। तीसरी बात यह है कि उनकी सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उससे क्या होगा कि हमारी वृद्ध जनसंख्या जो है उसमें वृद्धि होगी, ठीक है। रोगों का भार बढ़ेगा, ठीक है। और इसके लिए उपाय क्या किए जाने चाहिए? इसके लिए हमको बेहतर हेल्थ केयर चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना वगैरह जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, आभा कार्ड बनाया जा रहा है, ठीक है, आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। तो इस माध्यम से हेल्थ केयर में सुविधाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन इसे और भी बेहतर बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसे आप भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने उत्तर में। आगे चलेंगे। आगे पांचवा पॉइंट कहता है कि एशिया 2050 की रिपोर्ट जो है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जारी की है, उसके अनुसार 21वीं सदी जो है एशिया की सदी मानी जाएगी, ठीक है। और उसमें एशिया सेंटर में होगा, और एशिया में भी भारत इसके केंद्र में होगा, ठीक है। यानी कि भारत जो है अपने एक तो पहला डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, एशिया के इस 21वीं सदी में। ये हर आंकड़ों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, जो कि 21वीं सदी के मध्य तक पूरे विश्व में सर्वाधिक होगी, ठीक है। तो इस लिहाज से भी भारत को सेंटर में रखा गया है, और भारत एक आप समझ सकते हैं कंज्यूमर मार्केट भी होगा, लेबर मार्केट भी होगा सबसे बड़ा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भारत इस समय स्टार्टअप्स में भी काफ़ी आगे जा रहा है, तीसरे नंबर पे है, ठीक है। FDI भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आती है, ठीक है। सॉरी, FDI का इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा है। और भी सारे जो भी आर्थिक आंकड़े हैं या फिर जनांकीय आंकड़े हैं अभी तक फिलहाल भारत के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनको बनाए रखने के लिए क्या करना है, इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा? पहली बात कि महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि हो। दूसरी बात, कार्यबल का सेक्टर वाइज और क्षेत्रीय पुनर्वितरण हो, यानी कि हर सेक्टर में उसके अनुपात के हिसाब से वर्कफोर्स हो, ठीक है। और हर क्षेत्र से संबंधित, यानी कि अगर
भारत एक आप जानते हैं कि बहुत बड़ा देश है, ठीक है। इसमें 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें करीब 8। तो उनको लेके आप ये कह सकते हैं कि भारत एक बड़ा देश है, विविधतापूर्ण देश है, तो इसमें ये जो श्रम का क्षेत्रीय वितरण है वो भी समान होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और तीसरा जो इसमें पॉइंट दिया गया है कौशल विकास का, यानी कि कौशल विकास होना जरूरी है हमारी जनसंख्या का। कौशल विकास के बिना हमारी जनसंख्या को रोजगार नहीं मिलेगा और फिर ये हमारे देश पर बर्डन होगा। तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बल्कि डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ बढ़े जाएंगे, ठीक है। तो ये शब्दावली बदल जाएगी और इस तरह से भारत को नुकसान हो सकता है। तो इन तीनों क्षेत्रों में भारत को खास तौर से काम करना है, ठीक है। और इससे संबंधित हमने एक पीपीटी भी बनाई है, तो मैं उसको आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। अगर अच्छी लगे तो आप उस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा, बाकी हम आगे भी ऐसी पीपीटी बनाएंगे, ठीक है। तो इसी रिपोर्ट से संबंधित हमने एक पीपीटी बनाई है, भारत की जनसंख्या और उसके प्रभाव। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग द्वारा की गई प्रोजेक्शन के अनुसार 2065 तक भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी, जो कि हमने अभी जिक्र किया था, जिसके बाद ये घटने लगेगी, यानी कि स्थिरता की स्थिति आ जाएगी। इसके अनुसार इस अत्यधिक आकार ने उम्र संरचना, जनसंख्या की गुणवत्ता और इसके आर्थिक वृद्धि में अन्य पहलुओं पर भी छाप डाली है, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं कि बताया है कि अगर बड़ी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसके साथ ही उसमें बताया था, इस हालांकि पीपीटी में नहीं, कि लैंसेट की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 1.29 जो हमारी TFR हो जाएगी कब तक, तो ये हो जाएगी 2050 तक, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। बाकी वो भी PDF और ये दोनों PPT प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको, ठीक है। और इसी में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे भारत की जनसंख्या की आयु संरचना है और कैसे इसमें बाल मृत्यु दर के कम होने से बदलाव हुआ और किस तरह से आर्थिक समृद्धि आने से इसमें बदलाव हो रहा है। और शिक्षा की दर में महिलाओं की जो बढ़ोतरी है, महिलाओं की स्थिति में जो सुधार है, उससे भी हमारे TFR पे प्रभाव पड़ा है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जनसांख्यिकी बदलाव के प्रभाव क्या हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जनसांख्यिकी बदलाव होगा तो कम जनसंख्या होगी अगर, तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। वृद्ध निर्भरता में अनुपात में भी वृद्धि होगी। हमने बताया था कि भारत में वृद्ध निर्भरता अनुपात यानी कि 23% हमारी जनसंख्या जो होगी 2036 तक वो वृद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी हम दिमाग में रखेंगे। राज्यों के बीच में असमानता है TFR को कम होने में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बिहार और यूपी जैसे राज्यों में TFR अभी भी रिप्लेसमेंट रेट से आगे है, काफ़ी ऊपर है, ठीक है। वही सारी बातें जो मैंने उधर बताई थी PDF बना के, ठीक है, आप देख सकते हैं। बाकी शिक्षा और जनसांख्यिकी संक्रमण में क्या संबंध है वो इसमें आप देख सकते हैं कि शिक्षा के लिए उच्च संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए ताकि जनसंख्या गति के साथ सामूहिक विकास हो सके, ठीक है। जनसंख्या एक तो हम कम करेंगे और कम होगा, और उसके बाद क्या करना है कि शिक्षा पर आवंटन जो है संसाधन का बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें एक गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन की प्राप्ति होगी। महिलाओं की वृद्धि में भी महिलाओं की भागीदारी में भी वृद्धि उनके लिए रोजगार के अवसर बना सकती है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अवसर और चुनौतियाँ क्या हैं। कामगार बढ़ोतरी यानी कि वर्किंग कैपिटल हमारी बढ़ेगी, कौशल विकास होगा, ठीक है। लिंग समानता की तरफ हम अग्रसर होंगे, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या गति या जनसंख्या संक्रमण का आर्थिक प्रभाव क्या होगा। जनसंख्या वृद्धि कम होने पर हमारे पूंजी संसाधनों या बुनियादी संरचना में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है। बाल मृत्यु दर घटने पर शिक्षा और कौशल विकास के संसाधनों का पुनर्वितरण हो सकेगा। शिक्षा की दर वृद्धि होने से कामकाजी जनसंख्या में भी वृद्धि होगी, ठीक है। यानी कि आपकी वर्किंग एज ग्रुप में एक तो अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में हम हैं, लेकिन इसमें भी वृद्धि होगी, ठीक है। आगे बताते हुए आगे चलते हैं। ये जनसंख्या संक्रमण के सामाजिक प्रभाव क्या होंगे। ये गति लिख दिया गया है, माफ़ कीजिएगा इसको, ये थोड़ा सा PPT बनाते समय गलती हो गई थी। इसकी जगह पे आप संक्रमण कर लीजिएगा, जनसंख्या संक्रमण, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। जनसंख्या, महिला और शिक्षा, ये टॉपिक है। इसके अनुसार क्या होगा, इस पॉइंट में जनसंख्या वृद्धि कम होने पर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, ठीक है। ये बात हम पहले भी किए हैं। महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि उनके लिए रोजगार के अवसर तब बनाएगी। और कामगार बढ़ोतरी, वही PPT बार इसमें रिपीट हो गई, ठीक है। वही सारे पॉइंट्स हैं। जनसंख्या, भारतीय जनसंख्या का भविष्य क्या है। आय की वृद्धि होगी, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। स्वास्थ्य सेवाओं की मांगों में भी वृद्धि होगी। श्रमिकों का स्थानांतरण, उत्तरी राज्यों में दक्षिणी राज्यों में श्रमिकों की स्थानांतरण से क्षेत्रीय संतुलन बनेगा, ठीक है। हम अभी बैलेंस के बारे में बात कर रहे थे कि लेबर मार्केट में अभी बैलेंस फिलहाल है और बना रहेगा,
और लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनके साथ कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो और उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट है जो कि आपको काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके पास एक अच्छा कंटेंट आ सके, और अगर आप उस पे इस कंटेंट को अप्रिशिएट करेंगे तो हमारे लिए और मेहनत करना आसान हो जाएगा और हमें भी खुशी मिलेगी, ताकि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकें, जिससे कि आपको मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। ठीक है, वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।